हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। आज है 27 अप्रैल 2024। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी 2024 में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो हर एग्जाम में आजकल इंपॉर्टेंट हो गया है। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या फिर 26 अप्रैल। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 26 अप्रैल को। ठीक है, 26 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। सुना होगा आपने नाम इसका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो कब मनाया जाता है? ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल की अगर हम बात करें तो इसमें हमने मनाया था विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे मनाया था। 24 अप्रैल को हमने पंचायती राज दिवस मनाया था। 25 अप्रैल को हमने वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया था और 26 अप्रैल को है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है, कौन इसको आयोजन कौन करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, ये इसका आयोजन करता है और ये 26 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। ये रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए जो है वो नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए जो है वो बौद्धिक संपदा की भूमिका को बढ़ावा दिया जाता है। अगर हम इस वर्ष की थीम की बात करें तो आईपी और एसडीजी, नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण, ये जो है इस बार की जो है वो थीम है। ठीक है, क्या इसमें किया जाता है? जैसे कि बौद्धिक संपदा जो भी होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी होती है, इसकी श्रेणी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं, मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क शामिल है। पेटेंट कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो पेटेंट जो है वो 20 वर्षों के लिए जो है वो दिया जाता है और 20 वर्षों के बाद इसको फिर से अप्लाई करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? ये जो WIPO है 1967 में हुआ था और इसमें वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ आती हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसमें वर्तमान में 191 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कि UNO के जो सभी सदस्य देश हैं वो इसके मेंबर्स बन सकते हैं, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है उन लोगों के लिए। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें कि भारत जो है वो WIPO का सदस्य कब बना था, तो भारत 1975 में बना था। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। RBI ने अप्रैल 2024 के महीने में किस बैंक पर ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग चैनल के माध्यम से नए ग्राहकों के खाते खोलने पर रोक लगा दी है? ऑप्शंस हैं कोटक महिंद्रा बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, बंधन बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। ये कौन सा? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाले ऑप्शन नंबर ए, कोटक महिंद्रा बैंक। क्या किया है RBI ने? ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग चैनल के माध्यम से नए ग्राहकों के खाते खोलने पर रोक लगा दी है कोटक महिंद्रा बैंक की। यहाँ इनके सिस्टम में जो है वो खराबी पाई गई है, इसीलिए RBI बैंक ने जो है वो इनको पहले ही चुनौती दी थी कि अपना सिस्टम ठीक कर लीजिए। अब इन्होंने नहीं किया, नहीं सुनी RBI की बात, तो RBI ने अब क्या कर दिया है, इस पर बैन लगा दिया है, रोक लगा दिया कि आप लोग जो है वो पहले पीछे वाले जो ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, उनको संतुष्ट कीजिए, उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कीजिए। नए आप ग्राहक ना ही आपने जोड़ने हैं और ना ही आप नए क्रेडिट कार्ड जो है वो बनाएंगे, जारी करेंगे। ठीक है, तो RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक को इनकार किया है नए क्रेडिट जारी करने के लिए और मोबाइल बैंकिंग से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगाई है इन्होंने। और अगर हम बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की, जो घर आपके जो डाकिया जो है वो पैसे लेकर आने वाला है, आप लोगों को ATM जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा जो सुविधा जो है वो की गई है, प्रदान की गई है। बंधन बैंक पर भी RBI ने जुर्माना लगाया था। बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आप लोगों को याद हो, BOB वर्ल्ड करके एक ऐप जो था वो RBI ने क्या कर दिया था, उसको भी बैन कर दिया था। ठीक है, अप्रैल 2024 में किसके द्वारा लेवल 6 की श्रेणी में हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है? DRDO, इसरो, IIT बॉम्बे या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, DRDO। क्या तैयार किया है DRDO ने? बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है। ठीक है, जिसमें कि 6 की 6 गोलियां अगर हम मतलब लगाते हैं तो वो जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट है, वहाँ से कोई नुकसान नहीं होने वाला है जिसने भी वो जैकेट जो है वो पहनी होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। DRDO ने किया है ये रक्षा प्रतिष्ठान DMSRDE
कानपुर के विशेषज्ञों ने लेवल 6 जो है वो श्रेणी में हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है, सेना के लिए तैयार की है ये। और इसमें क्या इन्होंने देखा है कि जो 10 दुश्मन की जो 10 मीटर की दूरी से अगर AK-47 और स्नाइपर राइफल से फायर किया जाता है तब भी इसमें खतरा नहीं है, ठीक है। 9.5 किलो का है ये, और ये जो है वो सफल ट्रायल इसका हुआ है। AK-47 की गोलियां झेलने में भी सक्षम है ये, और इसको जो है वो फ्रंट को किससे बनाया गया है, एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन किया गया है। ये पॉलीमर बैंकिंग के साथ मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से भी ये बना हुआ है। अंतर सरकारी वार्ता समिति INC4 का चौथा सत्र कहाँ पर शुरू हुआ है, कनाडा, फ्रांस, कोरिया गणराज्य या फिर केन्या। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए जो है वो कनाडा में, ठीक है। कहाँ पर हुआ है इसका, कनाडा के अंदर हुआ है। किसकी बात यहाँ पर की जा रही है, अंतर सरकारी वार्ता समिति INC4 की यहाँ पर जो है बात हो रही है, और चौथा सत्र जो है वो यहाँ पर किया गया है। कहाँ पर हुआ है ये, कनाडा के ओटावा में हुआ है। उद्देश्य क्या है इसका, जो प्लास्टिक प्रदूषण है उसको संबोधित करने वाले नियमों की एक व्यापक वैश्विक रूपरेखा पर बातचीत करना है, ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। अगर हम बात करें INC जो 5 है, ये 4 है ना, ये ओटावा में हुआ है। 5 कहाँ पर होने वाला है, 2024 नवंबर से दिसंबर होने वाला है ये, 25 नवंबर से 2 दिसंबर तक। ये कहाँ पर होने वाला है, कोरिया गणराज्य के बुसान में होगा ये। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ पर आयोजित की गई है, नीदरलैंड, दुबई, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड में, ठीक है। क्या किया गया है, 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस जो है वो ये आयोजित की गई है। नीदरलैंड का कौन सा शहर, रोटरडैम में की गई है ये, ठीक है। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस है ये, और इसमें जो है वो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था मंत्री स्तरीय, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, दुनिया भर में स्वच्छ और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो इस शताब्दी को मनाने के लिए कांग्रेस लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना, इस विषय पर ध्यान केंद्रित करेगी। मतलब ये थीम रखी गई है, इन्होंने इस वर्ष की रखी गई है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में प्रसिद्ध हस्ती सुधीर कक्कड़ का निधन हुआ। इनकी ख्याति किस रूप में थी, ठीक है। ऑप्शंस हैं मनोविश्लेषक, चिकित्सक, खिलाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मनोविश्लेषक। नाम क्या है इनका, सुधीर कक्कड़, ठीक है। क्या नाम है इनका, सुधीर कक्कड़। क्या थे ये, मनोविश्लेषक थे, मनोविश्लेषक। और ये भारतीय मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं ये। इनका जो निधन है अभी हुआ है हाल ही में, और ये प्रसिद्ध लेखक भी थे और सांस्कृतिक आलोचक भी थे, ठीक है। टेबल टेनिस के खिलाड़ी भी थे ये, और इन्होंने बुक्स लिखी हैं कुछ, द इनर वर्ल्ड, अ साइको एनालिटिक स्टडी ऑफ चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इन इंडिया, द सीकर, अ बुक ऑफ मेमोरी। ये इन्होंने बुक्स लिखी हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स इनकी हैं। सुधीर कक्कड़ की अगर शिक्षा की बात करें तो वियना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की, और बाद में फ्रैंकफर्ट में सिगमंड फ्राइड संस्थान में मनोविश्लेषण में प्रशिक्षण लिया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अप्रैल 2024 में किसी भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शंस हैं नरसिंह यादव, जगजीत पवाड़िया, सुशील कुमार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह यादव, ठीक है। किसकी बात हो रही है, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष इनको जो है वो चुना गया है, नरसिंह यादव को। जगजीत पवाड़िया जी हाल ही में क्या चुने गए हैं, जो ये चुनी गई हैं इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की अध्यक्ष, तीसरी बार चुनी गई हैं ये। और अगर हम बात करें नरसिंह यादव की, तो ये जो है वो राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता हैं ये, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, और इनको जो है वो भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। नरसिंह यादव के इस पद पर चुने जाने से खेल की विश्व संचालन संस्था द्वारा अनिवार्य की गई प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो गई है। ये अपने ध्यान रखना है, कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष इनको चुना गया है। नेक्स्ट है, सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, सेंट पीटर्सबर्ग, पेरिस या फिर टोरंटो। इसकी जो कहाँ पर हुई थी, ऑप्शन नंबर
बी, सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सेंट पीटर्सबर्ग में। किसकी बात यहाँ पर हो रही है? सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक। ठीक है, तो देखिए सुरक्षा की अगर बात हो रही है तो हमारे भारत देश से सुरक्षा सलाहकार यहाँ पर गए हैं। तो हमारे जो वर्तमान में सुरक्षा सलाहकार हैं वो कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। ठीक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग में गए थे ये। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पर है? ये रशिया में है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कि कौन से नंबर की बैठक थी, तो ये 12वें नंबर की अंतर्राष्ट्रीय बैठक थी। ठीक है, जो कि 22 से 25 अप्रैल 2024 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में आयोजित की गई है। तो यहाँ पर कितने देशों के अधिकारियों ने भाग लिया था? 106 देशों के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ उच्च रैंक के अधिकारियों ने भाग लिया था। ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स जो है वो एक इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 10 कंट्रीज़ हैं। पहले तो देखिए क्या था, नाम है इसका BRICS। ठीक है, ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अब हाल ही में इसमें जो है वो 6 देश और जुड़ गए हैं। कौन कौन से देश जुड़े हैं? तो ये तो पहले से हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये पहले से हैं। ठीक है, नए कौन जुड़े हैं? इसमें 6 जो हैं वो और जुड़े हैं। नए जुड़े हैं मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान जो है वो इसमें नए जुड़े हुए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो वर्तमान में अजीत डोभाल जी हैं। और अजीत डोभाल जो है वो कब नियुक्त किए गए हैं? ये 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, 5th नंबर के। ठीक है, अगर हम बात करें कि पहले जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे वो कौन थे, तो वो थे ब्रजेश मिश्रा। और कब नियुक्त हुए थे? ये 1998 में नियुक्त इनको किया गया था। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल किस देश से संबंधित है? भारत, रूस, ब्राज़ील या फिर चीन? इसका सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, भारत। ठीक है, क्या नाम है? क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल। ठीक है, क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल। ये कैसी मिसाइल है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। पहले ये ऊपर जाती है, फिर ये जो नीचे आती है और अपने जो है वो टारगेट को ये ध्वस्त करती है। ठीक है, अब मंत्रालय ने क्या कहा है? मंत्रालय ने कहा है कि इसका जो परीक्षण है वो रणनीतिक बल कमान की देखरेख में किया गया है। और इसका जो बताया गया है इन्होंने कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों की अग्नि श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। देखिए 250 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता जो है वो रखती है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण की गई मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 है ये। और इजरायली मूल की एक हवा से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे रॉक्स के नाम से, ROCKS के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगर इसको पहले ऊपर ले जाएगा, फिर जो है इसने नीचे अपना टारगेट जो है वो उस पर हमला किया है, तो ऊपर किसी विमान के द्वारा ले जाया गया होगा। तो कौन सा विमान था ये? इस विमान का नाम था SU-30 MKI। क्या नाम था इसका? SU-30 MKI जो है वो फाइटर जेट है, ये लड़ाकू जेट है ये। तो अंडमान द्वीप क्षेत्र के में स्थित एक रेंज में सफलतापूर्वक जो है इसका परीक्षण किया गया है हाल ही में। अब है IAF द्वारा SU-30 फाइटर से लॉन्च किया गया है इसको। पहले ये ऊपर की ओर जाती है, फिर तेजी से नीचे की ओर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, बैलिस्टिक मिसाइल है ये। अभी अगर आप लोगों को याद हो तो निर्भय क्रूज मिसाइल का भी क्या किया था, अभी परीक्षण जो है वो लॉन्च जो है वो की गई थी। निर्भय क्रूज मिसाइल कहाँ से की गई थी? ओडिशा के चांदीपुर से की गई थी। और समर क्या है? समर है इंडिया का जो अपना जो है वो, जैसे कि इजराइल का आयरन डोम है वायु रक्षा प्रणाली, वैसे ही समर जो है वो अपनी है भारत की वायु रक्षा प्रणाली समर है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता विधेयक पारित किया है? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है USA, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किसको सैन्य सहायता प्रदान करनी है? यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, विदेशी सहायता विधेयक इन्होंने पारित किया है। कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति? जो बाइडेन। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो यूक्रेन के लिए एक सैन्य सहायता पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बिल में देखिए क्या क्या है, $95 बिलियन सहायता पैकेज जारी किया है। और यूक्रेन को $61 बिलियन, इजराइल को $26 बिलियन और इंडो पैसिफिक को $8 बिलियन की सहायता राशि जो है इसमें मिलने वाली है। ठीक है,
अब ये जो है वो इसमें अभी हमने कल ही पढ़ा था कि टिकटॉक पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, तो वो भी इसी विधेयक में शामिल था। अभी क्योंकि ये जो चीनी मूल की कंपनी है बाइट डांस के पास है, और इन्होंने कहा था कि आप इस ऐप को बेच दीजिए, आपके पास 9 महीने का समय है, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको अमेरिका के ऐप स्टोर से इसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ठीक है, यूक्रेन को शीघ्रता से फंडिंग जो है वो दी जा रही है। देखिए क्या क्या इसमें भेजना शुरू किया है इन्होंने। सैन्य आपूर्ति भेजना शुरू किया है, वायु रक्षा उपकरण, तोप खाने, रॉकेट प्रणाली, गोला बारूद, बख्तरबंद वाहन इसमें भेजे गए हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी राउंड, रिम 7, AIM 9M, वायु रक्षा मिसाइलें और ब्रेडरी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, मतलब युद्ध से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इनको भेजना, सैन्य सुरक्षा के लिए जो भी इनको जरूरी है वो भेजना शुरू किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना होगा तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम देखिए, आप अलग अलग एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं वो इसको देख रहे हैं। कुछ लोगों के एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें कि करंट अफेयर इतना ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। लेकिन कुछ एग्जाम आजकल ऐसे हैं जिनमें करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो लोग ज़्यादा पढ़ सकते हैं। आप लोग PDF से पढ़ सकते हैं। PDF जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आप लोगों को PDF वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन। हाल ही में पंचायती राज दिवस 2024 किस दिन मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है 24 अप्रैल को। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था ये इसका पंचायती राज का? तो पंचायती राज का जो संविधान संशोधन था वो था 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और ये जो कब था 1993 में किया गया था। कौन सी अनुसूची में है ये? 11वीं अनुसूची में है। कितने विषय हैं इसमें? 29 विषय हैं। याद रखने के लिए बहुत ईजी है, 2 + 9 कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। तो 29 विषय हैं और 11वीं अनुसूची है। ये इस तरह से हम रिलेट इसको कर सकते हैं और हम याद भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मोहम्मद सलेम को। कौन सी फोटो इन्होंने खींची थी? जो गाजा में इजराइल ने हमला किया था, वहाँ पर जो एक बच्ची जो है वो उसकी डेथ हो गई थी, उसका शव पकड़ के जो है वो उसकी अपनी भतीजी का शव पकड़ के जो है वो रो रही थी उसकी आंटी। ठीक है, तो वो जो है फोटो खींचा था इन्होंने। मोहम्मद सलीम फिलिस्तीन के फोटोग्राफर हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? तो ये किया है चाइल्ड केयर लीव को। महिलाओं को जो है वो इसमें 2 साल की चाइल्ड केयर लीव मिलने वाली है। हाल ही में अंडमान निकोबार के किस आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है? तो ये क्या नाम है इस जनजाति का? शोम्पेन। क्या नाम है? शोम्पेन। यहाँ पर जो देखिए और जो जनजातियाँ हैं वो ग्रेट अंडमानी जारवा, ये सारी जो हैं वो अंडमान निकोबार की जनजातियाँ हैं। ये शोम्पेन जनजाति है। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो कितने थे यहाँ पर? 229 जो है वो यहाँ पर मेंबर्स थे उस टाइम पे, इस जनजाति के लोग थे। अब कितने बचे हैं? 98 हैं, और इसमें से 7 लोगों ने जो है वो मतदान किया है, पहली बार किया है। शोम्पेन हट जो है इनके मतदान केंद्र का नाम था। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये दी है USA के विधेयक ने। ठीक है, नेक्स्ट है 21वीं अंडर वाटर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो ये जीता है भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक दीपांशु ने जीता है। कौन सा खेल है इनका? भाला फेंक जो है इनका खेल है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से रेजवाना चौधरी को सम्मानित किया गया है। उनका संबंध किस देश से? तो उनका संबंध है बांग्लादेश से। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। पद्मश्री पुरस्कार चौथा जो है वो अवार्ड है इंडिया का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 9वें ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए ICC द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ICC जो है वो T20 पुरुष जो है क्रिकेट विश्व कप के लिए इसका ब्रांड एम्बेसडर किया गया है उसेन बोल्ट को। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है।
क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल है संडे, तो संडे स्पेशल में आप लोग जानते हैं कि रिवीजन जो है वो आने वाला है, लेकिन मैंने देखा कि संडे वाले क्लास को बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को संडे की क्लास जो है वो आप लोगों को देखनी चाहिए, हर संडे देखनी चाहिए, क्योंकि संडे की क्लास में हमने जो भी पूरे वीक में पढ़ा होता है वो रिवीजन जो है वो हम करते हैं और हमें खुद की इवैल्यूएशन पता चलती है कि हमने कितना पढ़ा है, क्या हमें याद रहा है और क्या हम जो है वो भूल चुके हैं। तो इसीलिए आप लोगों को संडे की क्लास जरूर लेनी है, उसको मिस मत कीजिएगा। संडे के दिन आपको छुट्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी सी क्लास होती है, सुबह आप लोग थोड़ा सा लगा के इसको सुन लीजिएगा। अगर आप सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लास डेली की डेली लेनी चाहिए, और डेली अगर आप लोग क्लास लेते हैं तभी आप लोगों में इंप्रूवमेंट हो पाएगा, अदरवाइज उसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।